नमस्कार दोस्तों, मैं रनीश नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज सुबह के तरह तरह खबरों के साथ मैं आप समक्ष हाजिर हूँ। और आज हम बात करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का वैक्सीन टूर, जो कि आज भारत के 3 जगहों पे जो वैक्सीनेशन बनेगी या बन रही है, और उसका आज वो सर्वेक्षण करने जा रहे हैं। उस दरमियान वे आज अहमदाबाद के जाइडस बायोटेक के वैक्सीनेशन प्लांट पहुंच चुके हैं आगे, और हैदराबाद और पुणे भी जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे अभी मोदी के वैक्सीनेशन टूर पे। देश में है कि कोरोना लगातार बढ़ रहे हैं, और खास करके दिल्ली, अहमदाबाद, महाराष्ट्र, केरल, जो नए केसों की कमी आई थी, यहाँ पे लगातार केसेज बढ़ रहे हैं। और अमेरिका में भी कोरोना जो विगत 1 महीने में दुगने अस्पतालों में भर्ती हुए हैं, और जर्मन में 10 लाख से ज़्यादा केसेज आए हैं। ये काफ़ी चिंताजनक है। और एक जो है, आज हमारी इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से रिकवर हो रही है। पिछले क्वार्टर में जो दिखाया गया था कि 23.5 लगभग 24% इकोनॉमी गिरी हुई थी, आज 7.5% -7.5% पे गिरा हुआ है। लगभग अब देखा जाए तो 23 से 7 माइनस कर दे तो लगभग 23 में से हम अगर 7 माइनस, तो काफ़ी तेज़ी से रिकवर कर रही है। उस रिकवरी और उस ग्रोथ में जो खलल डालने के काम कर रहे हैं कुछ जो हमारे कहने के लिए सरोकारी लोग हैं, ये हर चीज़ में ये गरीब गुरबा की बात करते हैं, लेकिन गरीबी कभी नहीं हटा। लगातार 50 सालों तक कांग्रेस ने शासन किया, उस समय भी गरीब गुरबा की बात करते रहे और गरीबों के बीच में रहे, और लेकिन गरीबी उठाने का कभी सार्थक प्रयास नहीं किया। इनको एक मुद्दा चाहिए जिस पे बात करेंगे, सब करेंगे और देश को दिखाएंगे और अपने आप को विक्टिम साबित करेंगे। कोई सरकार उनको गलत काम करने से रोकती है तो वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं और देश को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। आज वही प्रयास ये चल रहा है जो इस साल के शुरुआत में उन्होंने किया, शुरुआत से भी पहले उन्होंने किया। सीए कानून जो आया, तो सीए कानून क्या था? नागरिकता देने की बात थी, नागरिकता लेने की बात नहीं थी, लेकिन उससे एक वर्ग विशेष को, खासकर मुसलमानों को उसमें भड़काया गया और काफ़ी देर उससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने दिल्ली के दंगे कराए, जिसका कोई तुक नहीं था, जिसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन भारत में एक अराजकता का माहौल पैदा करना था तो उन लोगों ने किया। आज वही लोग किसानों के साथ, जो किसानों की फायदे की बात है, किसानों के लिए है, तो उसकी बात कर रहे हैं और इससे किसानों को कोई नुकसान नहीं होने जाने को, किसानों को फायदा ही हो रहा है। जब विगत 70 सालों में जो कानून अप्रासंगिक हो चुकी है और इससे किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा है, आप उस कानून के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, किसानों की हित की बात करते हैं। एमएसपी, क्या किसान देश में मात्र 6% है जो एमएसपी का बेनिफिट लेते हैं? क्यों मिलना चाहिए 6% को ही? आप आम आदमी तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या कर रहे थे 50 सालों से आपने जो एमएसपी नहीं दे पाए? और विगत ये सरकार, जो वर्तमान सरकार करते हुए दिखी है, लगातार 2014 के बाद एमएसपी बढ़ा है, 2.5 गुना एमएसपी बढ़ गया, 2.5 गुना से ज्यादा परचेजिंग पावर बढ़ गया। इससे पहले क्यों नहीं सरकार ने परचेजिंग पावर डेवलप किया? एमएसपी क्यों नहीं बढ़ाया? किसानों को जो सॉइल हेल्थ कार्ड क्यों नहीं दिया? उर्वरकता को सही ध्यान क्यों नहीं दिया? उत्तम क्वालिटी के बीज का क्यों नहीं दिया? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रही है, तो अगर सरकार कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू किसानों की सेहत का सुधार करेंगे तो इसमें क्या गलती है? मान लीजिए 10 गांव मिल करके एक कंपनी से बात होती है और वहां की जमीन की उर्वरकता की जांच करते हुए वहां के हिसाब से एक हम उत्तम क्वालिटी के बीज दे करके उत्तम क्वालिटी के कोई भी फसल हम उगाते हैं और उसका एक रेट हम मिलता है। आज हम उत्पादन कर रहे हैं, क्या जो हम चावल का उत्पादन कर रहे हैं उसका उत्पादन का रेट है जो एमएसपी है उस हिसाब से? क्या वो क्वालिटी है? तो क्वालिटी ऑफ, जब तक क्वालिटी का पैसा मिलता है, ना कि आप कोई भी अनाज उपजा दें और उसका पैसा मिलता है। आज अगर चावल की क्वालिटी, बासमती के बहुत सारे रेंज है,
तो उसके अलग अलग रेट है, अलग अलग ये है, तो उसका अलग अलग मिलता है ना, एक ही मिलेगा। तो वही चीजें हैं, ये अलग अलग विमर्श पैदा किया जा रहा है, लोगों को, किसानों को भड़काया जा रहा है। इनका काम है केवल अराजकता का माहौल पैदा करना, देश में अस्थिरता लाना, और ये इनकी नहीं चलेगी तो हम मोदी का विरोध करेंगे। ये लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं, और सबको सेकुलर कौन है? एक जो संप्रदाय विश्वास के लिए जो बात करता है उस पर बात करता है, वो संप्रदाय का नाम लेता है, वो कि वो मुसलमान ऐसा कर रहा है, तो वो है ना जो सबका साथ सबका लेकर के चल रहा है। वो कौन सा मोदी सरकार ने ऐसा किया कि जो एक वर्ग को खुश करने के लिए किया, एक वर्ग को नहीं किया? किया तो सभी के लिए किया, कानून बनाया तो सबके लिए किया। इसमें ये आप सबों को समझनी चाहिए। और ये तिमाही जो प्रथम तिमाही में लगभग 24% की गिरावट आई थी, अभी जो दूसरी तिमाही काफी हद तक रिकवर की है, लगभग 7.5% की गिरावट आई है। और सबसे पहले जीडीपी जो है, तो जीडीपी क्या होती है? हर कोई, हर स्कूल में बच्चे पढ़े होंगे, खासकर कि समाज अध्ययन चाहे इकोनॉमिक्स की बात पढ़ते हैं उसमें पढ़े होंगे, स्कूल कॉलेज हर जगह इसकी बात होती है। ये जीडीपी बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, सकल घरेलू उत्पाद हम इसको हिंदी में कहते हैं। और ये हमारे आर्थिक, देश के अर्थव्यवस्था का पैरामीटर है एक तरह से। इसी से पता चलता है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, कितना नहीं बढ़ रहा है। अगर ये हर 3 महीने पे निकाला जाता है, अगर विगत 3 महीने में लगभग 23.9% यानी 24% के आसपास का जीडीपी की गिरावट थी, जो कि उस पेंडेमिक काल में लगभग इसमें 2 महीने तक, 3 महीने तक मार्केट बिल्कुल ही बंद था। उसके बाद उसमें 24%। अभी जो रिकवरी हुआ है अलग अलग सेक्टर में, खास करके लगभग 27% से ऊपर की ग्रोथ दिया है। तो ये जो रिकवरी लगभग 24% से होकर के लगभग 7.5%, -7.5% जीडीपी है, तो एक बहुत बड़ा ये है। और जो गिरावट का जो मुख्य कारण था आप सभी को पता है, उससे पहले भी कोई हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन 4.5-5 के आसपास की थी। लेकिन कोरोना काल में जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से ये गिरावट हुई। और ये प्रथम तिमाही जो अप्रैल से जून का में जो उसका लॉकडाउन का असर दिखा, लगभग वही 24% गिरी थी, और ये रिकवर कर रही है। और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेशन का एक ट्वीट है कि रियल जीडीपी रजिस्टर्ड ए सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ सेकेंड क्वार्टर 2021 with the contraction of 7.5% over the corresponding quarter of previous year versus year contraction of 23.29 registered in quarter first 2021। तो ये है। और ये जीडीपी क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है? तो इससे बहुत सारे सेक्टरों का इसमें योगदान होता है। उसी के वजह से इस जीडीपी बढ़ाने के लिए खासकर 4 इंजन, पहला आप और हम जो यूज करते हैं वो है, और आप हम कितना खर्च करते हैं, और इस खर्च करने से हमारी इकोनॉमी में क्या योगदान, जो हम खर्च करते हैं वो सामान परचेज करते हैं उससे। और दूसरा प्राइवेट सेक्टर के जो बिजनेस ग्रोथ है वो है जीडीपी का, जो कि वो टोटल जीडीपी का लगभग 32% योगदान देती है। तीसरा सरकारी खर्च जो एक्सपेंड करता है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें हों जहाँ पे खर्च करता हो, वो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करना सरकारी, ये सारे सरकारी खर्च हैं। लगभग 11% का योगदान वहाँ भी होता है। और चौथा जो है डिमांड नोट की तरह है, नोट है। इसके लिए सरकार, भारत सरकार का जो कुल एक्सपोर्ट होता है उसे घटाया जाता है, क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट जो के मुकाबले इंपोर्ट ज़्यादा है, इसलिए इसका इम्पैक्ट जीडीपी पे निगेटिव पड़ता है। अगर पिछले 1 साल में भारत के जीडीपी का देखें तो 2020 के जनवरी से
मार्च और अक्टूबर से लेकर सितंबर और जुलाई से सितंबर, तो जुलाई से सितंबर देखें तो 5.1% की जीडीपी थी 19 में, और 4.1% अक्टूबर सितंबर, यानी गिरता चला आया। और जनवरी और मार्च का जो जीडीपी था 20 में वो 3.1%, उस टाइम मैंने 4.5% के बोला था वो। अप्रैल और जून में जो जीडीपी है गिर करके 23.9%, और अभी जो रिकवर की है तो अभी भी गिरी है -7.7%, जो -7.5 से रिकवर के -24 से रिकवर करके -7.5% के आसपास आई है। और आप लोग भी जीडीपी का ग्रोथ गिरना और ये कम होना ज़्यादा होना ये सुनते हैं, इसका कौन सा इससे हम लोग का अपना बिगड़ रहा है? बिल्कुल प्रत्यक्ष जाने अनजाने में हम इससे प्रभावित होते हैं, इससे हम नकार नहीं सकते, और ये हमारे पॉकेट पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है और आगे भी पड़ता रहेगा। लेकिन पहले हमें जानना होगा कि कैसे हमारे पर असर पड़ता है। आप इस पे अंदाज़ा क्या है? और क्योंकि जीडीपी के जो आंकड़े आते हैं तो वो हम और आपके हालात को बयां करते हैं, हमारी स्थिति को पता चलता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। क्योंकि जब हम खर्च कम करेंगे तो बिकेगा सामान कम, जब सामान कम बिकेगा तो प्रोडक्शन कम होगा, तो प्रोडक्शन कम होगा और इससे खरीदार, अब प्रोडक्शन कम होगा तो प्रोडक्शन कौन कर रहा है? हम और आप कर रहे हैं। जब प्रोडक्शन कम होगा तो हमारी एम्प्लॉयमेंट कम होगी, तो ये भी एक उससे जुड़ा हुआ है। तो जब एम्प्लॉयमेंट कम हो गई या जब हमारा सेल ग्रोथ नहीं होगा तो हम सैलरी भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो ये सारे हमारे कमाई पे भी असर पड़ता है। और एक चीज़ और देखें कि जैसे जैसे हम लोगों ने ये लॉकडाउन में खर्चा कम हुआ तो ये इसका मुख्य कारण है कि जीडीपी। दूसरा चीज़ उसमें व्यवस्था नहीं हो पाई, कि बहुत सारे प्रोडक्ट की डिमांड थी लेकिन प्रोडक्ट नहीं मिलता था क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद था, तो वो भी उसका मुख्य कारण था। बाद में इसेंशियल जो कमोडिटी है उसके लिए खोला गया, इसेंशियल इमरजेंसी चीज़ के लिए खोला गया, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके आ गया। और जब इकोनॉमिक गिर रही थी सरकार उसको उबारने के लिए बहुत सारे उपाय कर रही थी, और सरकार ने अब तक लगभग 29.87 लाख करोड़ रुपए की पैकेज दे चुकी है। और इसी महीने लगभग 12 नवंबर को एक आत्मनिर्भर पैकेज 03, उन्होंने एक आत्मनिर्भर पैकेज 01, 02 और 03, ये तीसरा पैकेज उन्होंने जारी किया जो 2.65 लाख करोड़ रुपए का था। और इस पैकेज में सबसे ज़्यादा फोकस रोजगार बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन प्रारंभिक जो है सरकार का जो फोकस था वो एग्रीकल्चर और गरीब गुरबों के लिए था। और जो किसानों के थे उसको 6,000 रुपया एवरी क्वार्टर उन्होंने दिया, तो 6 अगर 6 के लगभग साल में 24,000 रुपया उन्होंने दिया। तो ये सारी चीज़ें काम हुई। और जो 12 मई के जो पैकेज 1 जो घोषणा की थी, जो हम लोग एक हुआ था जो आत्मनिर्भर पैकेज था, वो लगभग 20 लाख करोड़ का पैकेज था। और ये 20 लाख करोड़ डायरेक्ट सरकार पैसे नहीं दी, बहुत सारे उसमें हुए उसके बाद दी, तो जो कि आगे चल करके वो सारा इम्पैक्ट अभी दिख रहा है, जो कि सरकार काफ़ी तेजी से। और इसके लिए जो हमारी इकोनॉमी नीचे चली गई थी, सरकार आत्मनिर्भर के पैकेज के थ्रू उसको रिकवर करने का किया, और उसका परिणाम दिख रहा है कि हम तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं। और उस समय कहा गया था लगातार 2 क्वार्टर के ये इकोनॉमी नीचे जा रही है, अब देश रिसेशन में जा रहा है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं आत्मनिर्भर मैंने आपसे डिस्कस किया ही था, तो हम इस पे आत्मनिर्भर भारत पर ज़्यादा नहीं बात करेंगे। अब हम बात करेंगे, काफ़ी लंबी बात होगी लगभग, अब रखते हैं। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।